औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हमद सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आर सेवंथ लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन, हेड मास्टर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइको एनालिसिस जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में आज जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन हैं उनके ऊपर जो है हम इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है। तो जब हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो एंड हो रहा था, तो मैं आपको जो है ना वो बता रहा था कि कोई कुछ भी हो जाए, बाकी आप जितनी मर्जी बुक्स जो है ना वो पढ़ लें, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअल स्टडी के लिए और जो अथेंटिक मटेरियल है उसके लिए एक बुक जो है वो सजेस्ट करूंगा कि आप जो परवेज इकबाल साहब की क्वालिफाइड गाइड है, जो जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों हैं, वो कंपोजिट है, यानी कि उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है और सेकंड पे उसका सब्जेक्टिव है। तो आप उस बुक को जो है ना वो ज़रूर करें। उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप जो है ना वो निकालें ज़रूर। ठीक है। तो उसकी तैयारी आप अच्छे से करें, क्योंकि बाकी जितनी भी बुक्स हैं, ये आप जून ऑफ एजुकेशन ले लें या उसके अलावा ये आप बाकी क्रक्स ऑफ एजुकेशन ले लें, या फिर आप जी साथ पे ये एक और बुक है क्या, ई सेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये जितनी भी बुक्स है ना, ये सारी मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने इन बुक्स को भी स्टडी किया और क्रक्स ऑफ एजुकेशन को भी किया है, और ये जो हमारे पास क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल साहब की है, इसको भी मैंने स्टडी किया है। तो मोस्टली जो कंसेप्ट है ना, इन लोगों ने इधर से उठाकर जो है ना वहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जस्ट आप जो है ना वो कोशिश करें कि आप जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो अथेंटिक डाटा है, उसको आप स्टडी करें। ये इसकी वर्डिंग थोड़ी सी टफ है, जिसमें आपको थोड़ा सा इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपके लिए बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल से, डिक्शनरी से जो है ना वो चीज़ों को देखें और उससे आप पढ़ें। क्योंकि सबसे पहले आप जो है ना वो जब भी पढ़ें किसी चैप्टर की, फर्स्ट टाइम आप उसकी थ्योरी पढ़ें। थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के बाद साथ उसी, जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं उसका कोई आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर वगैरह ले लें, उसके कंसेप्ट को आप लिखें और फिर यहाँ से आप पढ़ें। और पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर आप ऐसे करें कि एमसीक्यूज की तरफ आएँ। ये नहीं कि हम पता ही क्या कर लेते हैं, हम जनाब एकदम से आते हैं और फिर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लेते हैं और रट्टा लगा कर जो है ना वो हम तैयार करते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि पेपर कंसेप्चुअल आ रहे हैं, और आप लोग जब भी जो है स्टेम को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो आपको समझ नहीं आती कि ये जी पूछा क्या जा रहा है और हमने क्या आंसर करना है, क्या रिस्पॉन्ड उसके ऊपर करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पेपर के साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी अच्छी हो, तो आपको क्वालिफाइड गाइड जो है ना वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हर जगह पे अवेलेबल है, कहीं किसी भी सिटी से आप ले लें। तो ये आप ज़रूर पढ़ें। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो चलें जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप का इसके बारे में, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है इसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। जुनेद साहब, आज आप बहुत लेट आए, आप ज़रा सामने आए ना, कि कहाँ थे आप? आप एक्टिव स्टूडेंट हैं तो आप टाइम से आया करें, क्यों नहीं आया आज आप? जी सर। जुनेद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलें जी सर, आपकी मर्जी है, रिस्पॉन्ड ना करें, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। जी सर। मैंने कहा सर, आज आप क्लास में नहीं अस्सलाम थे, वालेकुम सर। फर्स्ट जो सेशन है, तो खैरियत थी, क्यों नहीं आया? अस्सलाम क्योंकि आप। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपकी आवाज़ कट रही अस्सलाम है, वालेकुम मेरी सर, आवाज़। आवाज़ नहीं आ रही। जी, अब आ रही है सर, अब आ रही है।
तो सर कहाँ थे आप? क्योंकि पहला सेशन तो आपने लिया नहीं है, अभी आए हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कोई नेट का हेलो। इशू है आई थिंक आपकी तरफ। आवाज़ नहीं आ रही मेरी। जी सर, पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं आपको सलाम कर रहा था, लेकिन आप कह रहे थे कि जवाब नहीं दे रहे। वो कोई नेट का इशू था, इसलिए लेट भी हुआ हूँ। बार बार वो कनेक्ट होके फिर वो चला जाता है। आई थिंक आज नेट का काफ़ी इशू हेलो, है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही, चलें जी सर, आपकी ओपिनियन ले हेलो। लेते हैं। सर आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, चलें जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, तो सर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ओपिनियन ले लेते हैं क्योंकि बाकी लोगों से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के बारे में सर बताएं कुछ। जी जुनैद साहब। ये सर बेसिकली, जी जी सर, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जी जी सर, ओके। मुझे आवाज आ रही है ना? जी जी ये आ सर रही है साइको सर। एनालिसिस, ये थ्योरी थी, ये फ्रेड थ्योरीज, फ्रेड ने, ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट। सर आज आप मेरे ह्यूमन ख्याल बिहेवियर जो में, होता है। सर मेरे ख्याल में आज आप रेस्ट कर लें क्योंकि नेट का बहुत इशू है, वो आपको बोलने नहीं दे रहा। यहाँ पे इशू है। आवाज नहीं आ रही? सर कट कट के आ रही है, चलें बोलें, अब आप शायद प्रॉपर आ जाए। बोले सर। हाँ, वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम सर, सगीर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो आईडी और सुपर ईगो। जुनेद साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कल पे रख लें। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, कट कट के आ रही ठीक। है। बाकी लोगों को सुनाई दे रही है या फिर मुझे ही इशू है? कोई बताया, फहीम साहब बताएं आप। आपको सर की जी आवाज़ आ सर, रही है? वाकई उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आपकी तरफ नहीं आ नेट रही का सर। इशू है। जुनेद साहब आपकी तरफ नेट जिस का इशू है, आप कल जो है ना वो डिफाइन कर लीजिएगा। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो सेशन की आवाज़ जो है ना वो सुने आप, सेशन को लें आप, ठीक है? तो चलें जी, ठीक हम है सर। बात कर रहे थे हमारे पास जो ये एनालिटिकल साइकोलॉजी है, इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो ये हमारे पास जो कार्ल जंग साहब हैं, उन्होंने प्रेजेंट की थी। तो व्हाट इज एनालिटिकल साइकोलॉजी, इसके बारे में अगर कोई स्टूडेंट अपना नॉलेज शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है कि हमारे पास ये जो एनालिटिकल साइकोलॉजी है ये होती क्या है। जी। ये किसका माइक ऑन है, अल्लाह के बंदे माइक ऑफ रखिए। जी, किसी के माइंड में है कोई आइडिया? व्हाट इज एनालिटिकल साइकोलॉजी? जी सर, मैं कुछ अर्ज करूं। जी जी सर, बोलें बोलें। जी सर, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ये जो यंग हैं, कार्ल यंग साहब, इनकी मुलाकात जब हुई थी ये फ्राइड से, तो उस वक्त इनकी एज जो है वो तकरीबन 30 थी, और सिगमंड फ्राइड की 50 थी। तो जी वो इनसे बहुत मुतासर हुए थे, सिगमंड फ्राइड जो है ना, यंग से। जी तो जी ये पहली मुलाकात इनकी तकरीबन 12 घंटे तकरीबन जारी रही थी। जी और फिर बाद में इनमें कुछ चीजों पर, बल्कि यहाँ तक फ्राइड इनको अपना मुंह भला बेटा भी कहने लगे थे यंग को। जी जी लेकिन बिल्कुल। बाद फिर मामला पर जब इनका इख्तलाफ शुरू हुआ, क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड था वो ऐसी पर्सनैलिटी थी जो नहीं चाहता था मेरी बात में कोई जरा भी इख्तलाफ करे। यानी तो फिर इनके क्रिटिसिज्म को जो जो है है ना वो वो बहुत मामला क्रिटिसिज्म को बियर नहीं करता था कि कोई बंदा मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करे। क्लियर नहीं करता था। जी जी। तो उनका क्रिटिसिज्म एक तो ये, एक दो तो ये भी था, जैसे फ्राइड का ख्याल था जितने भी हमारे नफ्सियाती जो मसाइल है ना, उनका ताल्लुक जिन्स से है, सेक्स से है। जी तो जबकि यंग कहता है कि सेक्स के साथ जो है ना वो उसका ताल्लुक रूहानियत से भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके अलावा जो जी, उसके अलावा सर जो है ना, यंग का फ्राइड का एक ये ख्याल था, जो
हम ड्रीम्स देखते हैं ना, वो उनका तल्लक हमारे माजी से, पास से है। जबकि जो यंग है वो कहते हैं कि पास के साथ इनका तल्लक मुस्तकबिल से भी हो सकता है। जी जैसे बिल्कुल। हमें इस्लाम भी इस बारे में कहता है, बाद ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो आगे रूनुमा हो सकते हैं, इस तरह बिल्कुल। के आते हैं इनके मामला। हाँ जी। तो इस तरह जो ना ये इसके जब इनका आपस में वो दोस्ती खत्म हो गई थी, तो इसके साइको एनालिसिस पे पहले उन्होंने मिलकर काम किया था, शुरू दोनों ने 7 साल तक इस पे काम करते रहे थे ये। लेकिन बाद में फिर इन्होंने अलग अपनी जो है वो एक जो है वो एनालिटिकल साइकोलॉजी, एनालिटिकल थ्योरी पेश की थी ये कार्ल जंग ने साइको एनालिसिस के मुकाबले में, जब उनकी इनके साथ अलहदगी हो गई थी। तो मजीद सर आप आगे एक्सप्लेन कर दें। चलें जी सर, थैंक यू। तो ये जो हमारे पास कार्ल यंग साहब हैं, ये जैसा कि आपने बताया है कि इन्होंने जनाब मुलाकात की थी, मीटिंग हुई थी इनकी 1907 के अंदर जो सिगमंड फ्रॉइड साहब हैं उनके साथ। तो इनकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो स्टार्ट रही थी, यानी कि 12 घंटे तक ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट रहे थे, क्वेश्चनिंग वगैरह होती रही थी, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि हमारे पास ये जो सिगमंड फ्राइड साहब हैं और कार्ल जंग साहब, इन्होंने मिलकर एक इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल सोसाइटी जो है ना वो इस्टेब्लिश की थी 1911 के अंदर। और फिर उसके बाद यानी कि काफ़ी देर तक ये इकट्ठे रहे, और 1930 के अंदर जो है ना वो इनकी यानी कि सेपरेशन हो गई थी, इनकी फ्रेंडशिप जो है वो एंड हो गई थी। क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड साहब हैं ये कहते थे, ये ईगो सेंट्रिक भी हम इसको कह सकते हैं, कि वो कहते थे कि जी मेरे ऊपर कोई बंदा जो है ना वो क्रिटिसिज्म ना करे, मुझे कोई गलत ना कहे। तो यानी कि लैक ऑफ पेशेंस जो था, वो लैक ऑफ बीरेंस या लैक ऑफ पेशेंस जो है ये पाया जाता था सिगमंड फ्राइड के अंदर। तो इस वजह से फिर इनकी जो सेपरेशन हो गई थी, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो है ना वो इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कार्ल जंग साहब हैं, इन्होंने एक जो है ना वो एक यानी कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको जज करने के लिए इन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था, उसको कहा जाता है वर्ल्ड फ्री एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड फ्री एसोसिएशन जो टेस्ट है इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था। आप देखें, आपने आप लोगों में से मोस्टली लोग जो हैं उन्होंने ये जो है ना वो टेस्ट की जो टाइप है ये फर्स्ट टाइम शायद सुन रहे होंगे। तो अगर ये एमसीक्यूज आता है कि हु इन्वेंटेड या हु यूज फर्स्ट टाइम वर्ड्स फ्री एसोसिएशन एसोसिएशन टेस्ट, तो वो आप लोगों में से मोस्टली लोग जो है ना वो इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि आपने सुना ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। तो ये जो टेस्ट की टाइप है ये सबसे पहले हमारे पास जो कार्ल यंग साहब हैं उन्होंने यूज की थी। तो इसमें इस टेस्ट में होता ये था कि एक जो वर्ड है वो पेशेंट पेशेंट जो है उससे पूछा जाता है कि आप ने ये जो वर्ड है इसके बारे में ज़रा आप अपनी परसेप्शन दें, अपनी ओपिनियन दें, अपने जो ख्यालात हैं उस उसके बारे में बताएं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो है ना वो मुझे को एजुकेशन के बारे में बताएं, ठीक है। तो को एजुकेशन के हर इंसान जो है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, उसकी थिंकिंग थॉट परसेप्शन सेंसेशन जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट होती है, वो यूनिक होता है। तो इस वजह से फिर वो उस चीज़ को डिफरेंट एंगल से जो है ना वो स्टडी करेगा, और अपना जो ओपिनियन है, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो देगा, ठीक है। तो उससे फिर वो जो है इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में कार्ल यंग साहब जो है ना वो यानी कि उसको स्टडी करते थे, उसको एनालाइज करते थे कि हम कैसे जो है ना वो इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो सेंसेशन है, उसके जो सब उसका जो कॉन्शियसनेस है वहाँ से लेकर हम कैसे उसकी जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो थ्योरी थी जिस जो हमारे पास कार्ल यंग ने प्रेजेंट की थी, कि हम एक जो वर्ड है उसकी बेस पे हम किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम जज करते हैं कि इंसान का जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसके अंदर क्या चल रहा है। या उसको अगर हमने फॉलो ऑन करना है तो हमने इंसान को अनकॉन्शियस से
कैसे बाहर लेकर आना है, कैसे उसको निकालना है और कैसे उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ हमने लेकर आना है। ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब इंसान अपना जो कॉन्शियसनेस है और जो अनकॉन्शियसनेस है उसके अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकता, उसके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है, तो फिर इंसान साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसका शिकार हो जाता है, इंसान साइकी का शिकार हो जाता है, इंसान अब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। तो फिर हमें जो इंसान का कॉन्शियसनेस है और जो अनकॉन्शियसनेस है उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए इंसान को जो अनकॉन्शियस है उसको उससे निकाल कर वापस इंसान को कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आना होता है। ठीक है। आपने देखा है मोस्टली ऐसा भी होता है कि जो इंसान अपने पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं उनमें खोया रहता है, तो वो हमेशा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। अल्लाह ना करे किसी इंसान का अगर कोई यानी कि अजीज व अकारिब उससे सेपरेट हो गया हो, उसके बारे में वो सोचता रहता है, उसके साथ जो मेमोरीज हैं उसके बारे में सोचता रहता है, तो फिर इस तरह इंसान जो है वो साइकी की सैचुएशन में चला जाता है और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी जो अनकॉन्शियसनेस है उसको उसका ट्रीटमेंट करके हम इंसान को जो कॉन्शियसनेस जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें लेकर आते हैं। अगर ये यहाँ पे कहा जाए तो हमारी जो सब कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है ये हमारे पास एज ए ब्रिज काम करती है, एज ए सोर्स काम करती है कि हम कैसे एक इंसान को जो अपने माजी में रह रहा है, जो प्रेजेंट को कभी उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमेशा अपने माजी के बारे में, पास्ट के बारे में सोचता रहता है, तो कैसे हमने उसको सब कॉन्शियसनेस में और फिर कैसे हमने उसको जो कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसमें हमने कैसे लेकर आना है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है एनालिटिकल साइकोलॉजी, इसमें हमने एनालाइज करना होता है इंसान की जो पर्सनैलिटी है, इंसान की जो साइकी है, कि इंसान कौन सा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो है ना वो रह रहा है, या फिर हमने कौन से जो स्टेट ऑफ माइंड है उसकी ट्रीटमेंट करके हमने कैसे इंसान को जो कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसके अंदर हमने कैसे लेकर आना है। ठीक है। तो क्योंकि ये फिजियोलॉजिस्ट भी थे और इसलिए फिर इन्होंने इंसान के जो ट्रीटमेंट हैं वो किए और इंसान को अब जो नॉर्मल लाइफ है उसमें लेकर आने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, ये इसमें जो पाकिस्तान में ये जो पीपीएससी के एग्ज़ाम है, इसी उसके अलावा एफपीएससी है उसमें भी पूछी जा सकती है, लेकिन जो इंडियन के पेपर होते हैं यूजीसी या नेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ हुई है, इसको आपने देखना है। तो आप लोगों में से बताया व्हाट इज़ लिबिडो, ये लिबिडो क्या चीज़ होती है, किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई इसके बारे में आइडिया हो? बट जी सर, मैं अर्ज करूं। जी, जी जी, सर बताएं। ये इंसान के सेक्सुअल जो अर्ज हैं, उनकी जो सेक्सुअल ख्वाहिशात हैं, ये लिबिडोस में आता है। जी, और कुछ इसके बारे ये में? सर डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट जो है वो होती है। जैसे छोटा बच्चा जो है वो सर अपनी वो फीलिंग का शक करता है, तो वो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये लिबिडो जो है इसके बारे में जो सिगमंड फ्रॉइड की परसेप्शन है हमने उसको देखना है, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिबिडो के बारे में ये जो सिगमंड फ्रॉइड साहब हैं ये कहते हैं कि जैसे इंसान की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो इन्नेट होती हैं, वो बाय बर्थ होती हैं, वैसे ही जो इंसान की ये सेक्सुअल जो डिज़ायर हैं, जो सेक्सुअल अर्जेस हैं, ये भी इन्नेट होती हैं, ये बाय बर्थ होती हैं, बाय नेचुरल होती हैं। ठीक है। तो जैसे एक फिजियोलॉजिकल नीड्स के अलावा इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता, तो ऐसे ही ये जो हमारे पास लिबिडो है, ये जो सेक्सुअल अर्जेस हैं, जो सेक्सुअल ड्राइव्स हैं, इनका भी टाइम के ऊपर जो है ना वो फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस में एक जो चाइल्ड है उसको डिफरेंट यानी कि एंगल में उसको जो है इम्प्लीमेंट करता है इस लिबिडो को, सोशल लिबिडो को सोसाइटी के अंदर यूज करता है, डिफरेंट टाइम्स के अंदर, डिफरेंट स्पैन टाइम स्पैन के अंदर, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। ठीक है।
तो लिबिडो का बेसिकली पर्पस और पर्पस जो है ना वो यानी कि ये बताने का पर्पस ये है कि ये एक हमारे हर जो मेल या फीमेल या जो भी जेंडर होता है उसके अंदर ये सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, ये ड्राइव्स होती हैं, ये इन्नेट इंसान के अंदर होती हैं। ये हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप देखें ना कि ये टर्म एक नई टर्म है, ठीक है, कि लिबिडो जो है वो रिलेटेड टू सेक्सुअल अर्जेस, सोशल अर्जेस, पॉलिटिकल अर्जेस या इकोनॉमिकल अर्जेस। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है, तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकता है, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है कि लिबिडो जो है वो इनेट होती है या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है या फिर थ्रू एक्सपेरिमेंट होती है, तो किस बेस के ऊपर जो है ना वो लिबिडो जो है वो काम करती है, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी हम बात कर रहे थे, हमारे पास ये जो थ्री स्टेट ऑफ माइंड है, प्रीवियस भी मैंने आपको बताया था। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो नहीं हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से इनको एक्सप्लेन थोड़ा कर दूं। तो जो कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है, ये वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसके बारे में इंसान ऑलरेडी अवेयर होता है, उसको अवेयरनेस होती है, अब उसको पता होता है, ठीक है। यानी इस चीज के बारे में इंसान को थिंक ओवर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद जी सेकंड स्टेज पे हमारा जो होता है उसको हम सब कॉन्शियसनेस या परी कॉन्शियसनेस कहते हैं, कि ये वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसके बारे में हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज तो मौजूद होता है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में हमें उसके बारे में जो है ना वो पता नहीं होता, ठीक है। हमें यानी कि जब कभी हमें उसकी ज़रूरत होती है, हम अपने माइंड के ऊपर जोर डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो रिकॉल होकर हमारे माइंड में आ जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सब कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो हमारे पास अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होता है। ये अनकॉन्शियसनेस वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें इंसान की जो डेवलपमेंट है, इंसान की जो लाइफ का मेजर पार्ट्स है, वो सारे के सारा जो है वो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान का जो पास्ट की जो अनकम्प्लीट विशेस होती हैं, जो ड्राइव्स होती हैं, जो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, जो हिडन यानी कि मेमोरीज होती हैं, जो ओल्ड मेमोरीज होती हैं, यानी कि ऐसे आइडियाज या ऐसी थिंकिंग या ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसको इंसान अपने साथ जो है ना वो अपने साथ भी इवन के वो शेयर नहीं करता, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो इंसान की मेमोरी का पार्ट्स होती हैं, ठीक है। तो अनकॉन्शियसनेस के हवाले से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती जाती है, वैसे वैसे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इंसान की मेमोरी का पार्ट्स बनते जाते हैं। तो अनकॉन्शियसनेस जो है इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से इंसान की, एक चाइल्ड की का जो अनकॉन्शियसनेस है उसके अच्छे से आप उसकी डेवलपमेंट करते हैं, तो वो बच्चा पॉजिटिवली बिहेव करेगा, ठीक है। अगर आप बच्चे का जो अनकॉन्शियस है उसके अच्छे से जो डेवलपमेंट नहीं करते, बच्चे को मोटिवेट नहीं करते, बच्चों को प्रॉपर जो है ना वो केयर नहीं करते, बच्चों को आप इग्नोर करते हैं, तो वो बच्चा जो है ना वो लाइफ के अंदर हमेशा जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करेगा। वो उसके अंदर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हमने बच्चे का जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसकी ज्यादा से ज्यादा बेहतर जो है ना वो डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। क्योंकि इंसान की जो लाइफ है उसका 70% जो हिस्सा होता है वो इंसान के अनकॉन्शियसनेस जो स्टेट ऑफ माइंड होती है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्लियर, अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो वो आप पूछ लें, या फिर अगर कोई और स्टूडेंट बात करना चाहे तो वो भी कर सकता है। जी जुनेद साहब, आपकी आवाज़ अब ठीक हुई है? अब जरा आए माइक पे। जी सर, आवाज आ रही है?
जी सर, अब कुछ आ रही है। कुछ आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, टाइम है आपके पास 5-6 मिनट। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में तो यही बातें थी जो आप अभी बता रहे थे। जी, साइको इसके एनालिसिस और के कोई बारे में बता दें आप। साइको एनालिसिस ये है कि बेसिकली ये थ्योरी जो प्रेजेंट की थी, ये सिगमंड फ्रॉड फ्रॉड थे, जो सर कि सिगमंड फ्रॉइड है, ऑस्ट्रेलियन फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं बोलना, क्यों बेइज्जती कर रहे हैं उस बेचारे की। सिगमंड फ्रॉइड। फ्रेड फ्राइड जी, फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रेड है, और ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। जी बेसिकली ये कहते थे कि जो इंसान का जो बिहेवियर है वो माइंड के 3 पार्ट्स के ऊपर डेवलप हुआ हुआ है, जिसमें उसने नाम दिए थे कि इनबॉर्न एलिमेंट, ईगो और सुपर ईगो। जी इसके अलावा इसने जी इस थ्योरी को इसने साइको एनालिटिक या साइको डायनामिक डेवलपमेंट थ्योरी का नाम दिया था। इसके अलावा इसने एक साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी थी। जी तो जी ये जो इसने कहा था कि इनबर्न एलिमेंट है, इसको इसने नॉन रियलिटी बेस्ड कहा था कि इसमें हंगर आता है, थर्स्ट आती है, सेक्स, ये सब की। ये असल में ये कहता था कि इट डिवाइड्स पेन एंड सीक्स प्लेयर। जी और ईगो में कहता था कि ईगो जो है, ये इस बात को इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि द ईगो अंडरस्टैंड दैट other people have need and desire, and that sometimes being selfish can hurt us in the long run। ये कहता था कि हर बंदा जो चाहता है कि मेरी मतलब ना, कहीं भी वो सोसाइटी में रह रहा है या किसी तंजीम में है तो मेरी इज्जत की जाए, दूसरे लोग जिस तरह के मुझे एक रिस्पेक्ट वो चाहता है। और ईगो से इसने ये भी कहा था कि ईगो आल्सो फुलफिल्स द बेसिक नीड्स बट नॉट एज इमीडिएटली और क्विकली। इसके अलावा सुपर ईगो में फिर ये कहता था इसमें मॉरल एथिकल बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब ये कहता था कि इट इज बेस्ड ऑन मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल विच वन लर्न फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी के। इसमें इखलाक भी आते हैं, इसमें वो आदाब भी आते हैं, और इसमें कोई वो तौर तरीके भी आते हैं जो हम के सोसाइटी से सीखते हैं। और इसी तरह सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में ये बात ये कहता था कि इसका ये यकीन था कि ये जो मतलब टेंशन इंसानी जिंदगी है, ये 2 चीजों पर मबनी है। एक इसने कहा था कि टेंशन जो, और दूसरी ये है कि खुशी या टेंशन और प्लेयर, इसने नाम दिया था। और ये कह रहा था कि टेंशन इस वजह से बिल्डअप होती है ड्यू टू लिबिडो, यानी सेक्सुअल एनर्जी की वजह से ये लिबिडो डेवलप होता है। और अगर हम इसको ये एनर्जी जो कंज्यूम है या डिस्चार्ज होती है के बदले हमें खुशी मिलने की जबकि सेक्सुअल वो पूरी हो जाती है तो इंसान खुशी हासिल होती है। और ये प्यास वगैरह है तो ये भी भाई बात है, ये हर मेल। जी सर। मैंने आपका मुख्तसर शॉर्ट। सर नेट का इशू है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम जो है वो आ रही थी। अच्छा, मुझे ये आप बताएं कि ये जो हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड साहब हैं, इन्होंने साइको एनालिसिस को साइको डायनामिक क्यों कहा है? जी। साइको एनालिसिस को साइको डायनामिक क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि आप देखें ना कि ये साइको एनालिसिस को ही हम साइको डायनामिक भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? सर प्रीवियस सारी जो थ्योरीज है उनका जो कंट्रीब्यूशन था ना इसमें,
स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही ये सब चीजें इसमें मिक्स थी। है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताया ना। ये सर मैं कह रही हूँ डायनेमिक मींस शाइनिंग सर। डायनामिक तो मतलब का मतलब तो चेंज होता है मेरे ख्याल में। जी सर, जुनेद साहब कोई आइडिया है इसके बारे में, साइकोडायनामिक? ये सर अब श्योर नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक इसको तुक्का कह लें या क्या, अनकॉन्शियसनेस जो है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, ये हमारा शेप देते हैं इंसान के बिहेवियर को। यानी ये उसको सर उसने अनकॉन्शियस से जो मेरी ख्याल बात आते सुने हैं आप, वो ये इंसान के बिहेवियर डालते हैं और उससे बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो इस वजह से शायद साइकोडायनामिक थ्योरी का नहीं नाम सर, दिया गया। इस सेंस में उन्होंने कहा है कि इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, जो सब कॉन्शियसनेस है, जो अनकॉन्शियसनेस है, ये क्योंकि चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, इंसान का जो कॉन्शियसनेस है वो सब कॉन्शियस में चला जाता है, जो सब कॉन्शियस में होता है वो अनकॉन्शियस में चला जाता है, तो नॉलेज जो है ऐसे वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है। तो इस वजह से इन्होंने कहा है, इस जो थ्योरी है इसको नाम दिया है साइकोडायनामिक थ्योरी। ठीक है, क्योंकि आज चीज जो हमारे कॉन्शियसनेस में है वो कल हमारे जो सब कॉन्शियसनेस है वो उसमें चली जाएगी, और उसके बाद ऐसा ऐसा हमारा जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसके अंदर वो चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि चीजें यहाँ पे नॉलेज इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसकी वजह से इन्होंने कहा है कि ये जो साइकोलॉजी है इसको इन्होंने साइकोडायनामिक का नाम भी दिया है। ठीक है। ठीक है सर।